साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया में वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे अतीत भाग 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में से आज हम 660 वन लाइनर क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। हमारे अतीत कक्षा 7 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने दुनिया का मानचित्र बनाया था 1154 ईस्वी में। अरब भूगोलवेत्ता था अल इदरीसी, इनके द्वारा दुनिया का मानचित्र सर्वप्रथम 1154 में बनाया गया। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हमारे देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदुस्तान शब्द का। मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान का क्षेत्र बताया पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो हिंदुस्तान का क्षेत्र बताया। किसने? मिनहाज ए सिराज ने। किस मुगल बादशाह ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया? बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ का जो क्षेत्र है उसका भूगोल, पशु पक्षियों के बारे में, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करके किया। तो बाबर के द्वारा किया गया। 14वीं शताब्दी के किस कवि ने भारत के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया? अमीर खुसरो ने। इतिहासकार प्राचीन काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए किस पर निर्भर है? शिलालेख, सिक्के, लिखित सामग्री। इतिहासकार है वो प्राचीन काल की सूचनाएं हैं वो इनसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों का संग्रहित किया जाता है। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अभिलेखागार। प्राचीन काल में छापे खाने नहीं होने के कारण पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाता था? लिपिक बनाते थे और नकलविश ये पांडुलिपियों की प्रतिकृति या प्रतिलिपि बनाते थे। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना यात्रा वृत्तांत पहली बार कब लिखा? 1356 ईस्वी में जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखे गए पहले यात्रा वृत्तांत का इतिहासकारों को कब पता चला? 1971 के बाद। हर्षवर्धन ने भारत में किस राज्य पर शासन किया था? कनौज पर। मध्यकाल में जिस समुदाय का महत्व बढ़ा वह समुदाय कहलाता था राजपूत समुदाय। मध्यकाल में मुख्यतः लिपिकों और मुनियों का कार्य करने वाली जाति कहलाती थी कायस्थ जाति। राजपूत कौन से वर्ण में होने का दावा करते थे? क्षत्रिय। सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच कौन सा खान पान आया था? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। सन 700 से 1750 के बीच किस नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं? सिंचाई में रहट का प्रयोग, रहट पूछ लिया जाता है। कताई में चरखे का प्रयोग, युद्ध में आग्नेय शास्त्र का प्रयोग। ये जो प्रौद्योगिकी है इनका विकास 700 से 1750 ईस्वी के बीच में होता है। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली क्या कहलाती है? पर्यावास कहलाती है। 1266 से 1287 में किस दिल्ली सुल्तान के शासक की संस्कृति प्रशस्ति में प्रशंसा की गई है? गयासुद्दीन तुगलक की। मध्यकाल में बंगाल पर किस राजवंश का शासन था? मध्यकाल में बंगाल पर गौड़ राजवंश का शासन था। मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी मसालिक अल अफसर फी ममालिक अल अमसर में दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने प्रांत आते थे? ये मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी की किताब का नाम है। इनके अनुसार जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के शासक थे उस समय दिल्ली सल्तनत में कितने प्रांत आते थे? इसका सही उत्तर है 24 प्रांत आते थे। द्रविड़ राजवंश ने भारत के किस क्षेत्र में शासन किया? दक्षिण भारत में। सन 1318 में अमीर खुसरो ने कहा
कि संस्कृत को केवल एक ही वर्ण जानता था, आम जनता नहीं। वह वर्ण है ब्राह्मण। अमीर खुसरो के अनुसार कौन सी भाषा क्षेत्र के अनुसार सही सुमेलित है? उत्तर गुजरी जो भाषा है वह गुजरात में, मयाबरी तमिलनाडु में। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले किस सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा? कुरान शरीफ का जो संदेश है वह भारत में सबसे पहले कौन सी सदी में व्यापारियों के द्वारा और प्रवासियों के जरिए पहुंचा? 7वीं शताब्दी में। मुसलमान किस ग्रंथ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? कुरान शरीफ को। मुसलमान कुरान शरीफ में किसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं? अल्लाह की। कौन से मुसलमान पैगंबर साहब के दामाद अली को विधि सम्मत नेता मानते थे? शिया। भारत में हनफी और शफी किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? मुसलमान से। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कौन से युगों में बांटा था? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। चैप्टर नंबर 2 देखिए, नए राजा और उनके राज्य। 1191 ईस्वी के युद्ध में किस गजनी के शासक की पराजय पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हाथों से हुई? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को पराजित किया था किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। और मोहम्मद गौरी गजनी के शासक थे 1191 ईस्वी में। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। महमूद गजनी के समकालीन दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर किस राजवंश का शासन था? दिल्ली और अजमेर के आसपास चौहान राजवंश का शासन था। किताब अल हिंद अरबी भाषा की पुस्तक के लेखक है अल-ब्रूनी। महमूद गजनी के द्वारा जीते गए शासकों के बारे में किस इतिहासकार ने वर्णन किया है? अल-ब्रूनी ने। महमूद गजनी ने जो भारत में क्षेत्र जीते थे, विजय हासिल की थी, उनका वर्णन है वो अल-ब्रूनी के द्वारा किया गया है। महमूद गजनी ने किस राज्य के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा? गुजरात के मंदिर को। गजनी के सुल्तान महमूद ने कब तक शासन किया? 997 से 1030 तक। किस नगर हेतु 3 महत्वपूर्ण राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कनौज। कनौज पर नियंत्रण हेतु कौन से राजवंश सदियों तक लड़ते रहे? गुर्जर प्रतिहार। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ये किस किस में हुआ? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। इनमें विजय किसकी होती है? गुर्जर प्रतिहार की। कनौज नगर किस नदी घाटी में स्थित था? गंगा घाटी में। कल्हण ने कश्मीर के शासकों का इतिहास कौन सी शताब्दी में अपने एक बृहद संस्कृत काव्य राजतरंगिणी में लिखा? कल्हण ने कश्मीर के शासकों का जो इतिहास लिखा गया वह एक बृहद संस्कृत उनका जो ग्रंथ है राजतरंगिणी उसमें लिखा। कब लिखा? 12वीं शताब्दी में। कनौज के शासक चक्कर युद्ध को किसने पराजित किया? नागभट्ट द्वितीय ने। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार नरेश के कार्यों का वर्णन मिलता है? नागभट्ट द्वितीय के। ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश में है, किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। इलाहाबाद प्रशस्ति किस गुप्त शासक की? इस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है हमें समुद्रगुप्त के बारे में। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए लगभग कितने शब्द मिलते हैं? 400 शब्द मिलते हैं। एलोरा गुफा में भगवान विष्णु के नरसिंह रूप में किस वंश के शासन काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की। मध्यकालीन राजाओं ने किस प्रकार की उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, महाराजा की। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र ब्राह्मण ने कहां पर अपना शासन स्थापित किया था? राजस्थान में। कदम वंश के मयूर शर्मण ने परंपरागत पेशे को छोड़कर किस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया? कर्नाटक में। कदम वंश कर्नाटक। एलोरा की किस गुफा में विश्व में विष्णु का नरसिंह रूप में दिखाया गया है? एलोरा की कौन सी गुफा है जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है? गुफा संख्या 15। ब्राह्मणों द्वारा कौन सा अनुष्ठान करवाने के बाद याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है? हिरण्यगर्भ। अगर हिरण्यगर्भ आप यज्ञ कर लेते हो तो आप क्षत्रिय हो सकते हैं।
राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी को पराजित कर कौन सा अनुष्ठान किया था? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था। 8वीं सदी के मध्य में किस राष्ट्रकूट प्रधान ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था? दंती दुर्ग ने जो राष्ट्रकूट प्रधान था, इसने चालुक्य स्वामी की अधीनता है वो स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दक्कन के राष्ट्रकूट प्रारंभ में कर्नाटक के किस वंश के राजाओं के अधीन थे? चालुक्य। दक्कन के जो राष्ट्रकूट वंश के लोग हैं, ये कर्नाटक के किस वंश के राजाओं के अधीन थे? चालुक्य के। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के बाद सामंत अपने आप को क्या घोषित करते थे? महासामंत, महामंडलेश्वर। सामंत के पास यदि अधिक धन संपदा आ जाती थी तो वो अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, कभी कभी सम्राट भी बन जाता था। 7वीं सदी में आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में राजाओं के द्वारा बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदारों के प्रति क्या आशा रखी जाती थी? उनसे उपहार लेना, हाजिरी लगाना और उनकी सेना सहायता प्राप्त करना। ये जो राजा है, ये बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदारों से आशा रखते थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश कौन से थे? यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में किन किन प्रमुख राजवंशों ने शासन किया? चौहान राजवंश ने, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल राजवंश ने। चोल काल में सभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता होनी चाहिए थी भूस्वामी वाली भूमि का स्वामी हो, आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो, वेदों का ज्ञान हो। वह चोल काल में सभा का सदस्य बन सकता था, उसकी ये योग्यता थी। 12वीं शताब्दी में किस तमिल ग्रंथ की रचना हुई? पेरिया पुराणम नामक तमिल ग्रंथ की रचना होती है 12वीं शताब्दी। चोल काल से संबंधित सभा के संबंध में जानकारी मिलती है उत्तर मेरु अभिलेख में। उत्तर मेरु अभिलेख से हमें चोल काल में सभा होती थी, इस सभा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस सभा में सदस्य है, उस सदस्य की योग्यता के बारे में भी हमें उत्तर मेरु अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को किस नाम से जाना जाता था? जो शहरों में प्रशासनिक कार्य करते थे, नगरम। जैन संस्थानों को चोल काल में दान दी गई भूमि कहलाती थी पल्लीचंदम। जो जैन संस्थानों को चोल काल में भूमि दान में दी गई थी, वह कहलाती थी। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? साला भोग। चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी ब्राह्मदेव। नाम से ही पता चल रहा है, ब्राह्मणों को दी गई ब्राह्मदेव और साला को दान में दी गई साला भोग। चोल काल में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाती थी? वेलन वगाई। चोल काल में गैर ब्राह्मण नहीं था, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी था, उसकी भूमि क्या कहलाती थी? वेलन वगाई कहलाती थी। चोल अभिलेखों में मंदिरों को उपहार स्वरूप दी गई भूमि कहलाती थी तिरुमन-मटुकणी। धनी भूस्वामियों को चोल काल के राजाओं द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती थी? धनी भूस्वामियों को चोल काल के राजाओं द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती थी? मुवेदवेलन, अलियार और प्रधान आदि की उपाधि दी जाती थी। केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में किसको अच्छा नियंत्रण हासिल था? वेलाल जाति को। चोल काल में गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। चोल काल में गांवों का जो समूह था वह नाडु कहलाता था। गांवों का समूह नाडु कहलाता था। चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? किसानों की जो बस्तियां थी इनको क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। तमिलनाडु में किस नदी में बड़े पैमाने पर खेती प्रारंभ हुई? 5वीं या 6ठी सदी में। चोल काल में प्रसिद्ध कावेरी नदी किस खाड़ी में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। किस राजवंश की मूर्ति कला में निर्मित कांस्य मूर्तियां संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां मानी जाती है? चोल काल में बनी कांस्य की मूर्तियां
संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां मानी जाती है। चौलकालीन मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं होकर किसके मुख्य केंद्र थे? ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। गंगोईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम ने। तंजावुर के मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? राजराज प्रथम ने। तंजावुर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, जिसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं और बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, तो ये मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? राजराज प्रथम ने। राजराज के किस पुत्र ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया था? राजेंद्र प्रथम ने। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था जो 985 में शासक बना था? राजराज प्रथम। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में किसने तंजावुर शहर व नीसुम सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था? कावेरी डेल्टा क्षेत्र है, उसमें किसने तंजावुर शहर की स्थापना की और नीसुम सूदनी देवी का मंदिर बनवाया? तो वो थे विजयालय। उरैयार के किस चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार ने मुटियार को पराजित कर कावेरी डेल्टा क्षेत्र जीत लिया था? विजयालय ने। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के मुटियार कांचीपुरम के किस राजवंश के राजाओं के मात हत्ते? पल्लव राजाओं के। कावेरी डेल्टा में किस एक प्रसिद्ध छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी? मुटरियार नाम का एक परिवार था या मुखिया था, जिसकी यहाँ पर कावेरी डेल्टा क्षेत्र में सत्ता थी, जिसको विजयालय ने पराजित किया था। सुल्तान किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक? अरबी भाषा का शब्द है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गोरी से हार गया था? 1192 ईस्वी में। चैप्टर नंबर 3 देखिए, दिल्ली के सुल्तान। नमाज के दौरान मुसलमान किस ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? मक्का की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली में अपनी नई राजधानी जहांपनाह को मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। मस्जिद किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं? ये अरबी भाषा का शब्द है मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय करवाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से शासक शामिल थे? यानी कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया गया, उसमें उसके निर्माण में कौन कौन से शासक है वो शामिल थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया गया। कहां पर है ये मस्जिद? दिल्ली में है। कौन सी शताब्दी में करवाया गया? 12वीं शताब्दी में। खिलजी वंश के किस शासक ने दक्षिण भारत पर सैनिक अभियान किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस इतिहासकार ने स्वीकार किया कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में योग्य थी? तो ये इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज। रजिया सुल्तान कब दिल्ली की शासिका बनी? 1236 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है अभिलेखों से, सिक्कों से, स्थापत्य कला से। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी जो दिल्ली की शासिका बनी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत पर निम्न में से किन तुर्की शासकों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। चौहान वंश के किस शासक ने दिल्ली पर 1175 से 92 ईस्वी तक शासन किया? पृथ्वीराज चौहान ने या पृथ्वीराज तृतीय ने 1175 से 92 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। तोमर वंश के किस शासक ने 1130 से 1145 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया? अनंगपाल तोमर ने। दिल्ली सल्तनत के समय कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 13वीं शताब्दी में। दहलीवाल सिक्के कहां पर चलते थे? दिल्ली में। चौहान वंश के शासनकाल में दिल्ली में किस धर्म के
सर्वाधिक व्यापारी रहते थे जैन धर्म के। चौहान वंश का जब शासन था तब दिल्ली में जैन धर्म के सर्वाधिक व्यापारी रहते थे। चौहान वंश के शासन काल में वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था दिल्ली। 12वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली के तोमर शासकों को किसने पराजित किया था? चौहान वंश ने। दिल्ली के जो तोमर शासक थे उनको 12वीं शताब्दी में चौहान वंश ने पराजित किया। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजपूत वंश था तोमर। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजपूत वंश तोमर था। किस सदी में दिल्ली शहर की स्थापना हुई थी? 12वीं शताब्दी में। महान सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य में किस शासक की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित सूर वंश ने दिल्ली पर कितने वर्ष शासन किया? 15 वर्ष शासन किया। शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित सूर वंश ने दिल्ली पर 15 वर्ष तक शासन किया। शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को पराजित कर दिल्ली पर शासन किया? हुमायूं को। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने किस स्थान पर अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था? बिहार में। सैयद वंश के बाद दिल्ली पर 1526 ईस्वी तक किस राजवंश का शासन रहा? लोधी राजवंश का। तुगलक वंश के किस सुल्तान द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम को बेहद असफल रहे? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक काफी कदम उठाए थे, सुधार करने के कदम उठाए थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो वो तुगलक वंश के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अकाल के समय जनता पर अतिरिक्त कर भी लगाए? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के किस सुल्तान के प्रशासनिक कदम काफी हद तक सफल रहे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रशासनिक कदम उठाए थे वो काफी हद तक सफल रहे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों की पैदावार पर कितने प्रतिशत कर के तौर पर लगाया? 50% कर लगाया। किस दिल्ली सुल्तान ने बाजार में कीमतों पर नियंत्रण लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली के स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए कौन सा नया शहर बसाया था? सीरी नामक गैरिसन शहर। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में 1300 तथा 1302 और 3 में 2 हमले हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कब ट्रांस ओक्शियाना पर हमला किया? 1219 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत काल में कृषि पर लगने वाला कर जो उपज का 50% होता था क्या कहलाता था? खराज कर कहलाता था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा कौन सा कर लिया जाता था? कृषि व मवेशियों पर कर लिया जाता था। और निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के कारण दिल्ली सुल्तान की आलोचना किस फारसी इतिहासकार ने की? निचले जो खानदान थे उन लोगों को इन्होंने उच्च पदों पर बिठाया, इसकी आलोचना की गई किस फारसी इतिहासकार के द्वारा? गयासुद्दीन बर्नी के द्वारा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किन्हें उच्च प्रशासनिक पदों पर बिठाया? कलाल जाति के लोगों को, फिरोज हजाम को, मनका तब्बाख व लड्डा तथा पीरा को। दिल्ली सल्तनत के समय गुलामों को फारसी में कहा जाता था बदंगा। जो गुलाम थे उनको फारसी में क्या कहा जाता था? बदंगा। जमाली कमाली की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1520 में। जमाली कमाली 1520। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में उसके मंत्री द्वारा करवाया गया? सिकंदर लोदी के शासन काल में। मक्का की ओर से दिशा को, मक्का की ओर जो दिशा है उसे क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। भारतीय मक्का किस दिशा की ओर पड़ता है? पश्चिम में। चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। अकबर के समकालीन रूसी शासक जिसे इवान द टेरिबल कहा जाता था? जार इवान चतुर्थ बेस्लियेविच। जार इवान चतुर्थ बेस्लियेविच जो रूसी शासक थे जिन्हें इवान द टेरिबल कहा जाता था, और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन ईरान का शासक कौन था? शाह अब्बास। अकबर के समकालीन ईरान का शासक शाह अब्बास था। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन इंग्लैंड की शासिका महारानी कौन थी?
महारानी एलिजाबेथ। ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान किस राजवंश के समकालीन थे? मुगल राजवंश के। मुगल काल में मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था उनकी संख्या 8000 में से कितनी थी? 445। अकबर ने संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाने हेतु फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया? मकतब खाना का। अकबर की नीति सुलह कुल में किस दरबारी विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान था? अबुल फजल का। किस मुगल बादशाह ने सुलह कुल नीति या सर्वत्र शांति लागू की? अकबर ने। अकबर के द्वारा उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों, जरदुश्त अनुयायियों के साथ धर्म चर्चा कहां हुई? इबादत खाना में। मुगल बादशाह जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में किस धातु के सिक्के जारी किए थे? चांदी के। मेहरुनिसा से जहांगीर ने विवाह कब किया जिसे नूरजहां का खिताब मिला? 1611 ईस्वी में। मुगल काल में नगर का पुलिस अधिकारी क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। मुगल काल में फौजदार किस मंत्री का मुख्य पद था? सेना नायक का। मुगल काल में धार्मिक और धर्मार्थ के लिए किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता था उसे क्या कहा जाता था? सदर कहा जाता था। धार्मिक और धर्म संबंधी जो कार्य करने वाला मंत्री होता था उसे सदर कहा जाता था। मुगल काल में सैनिकों को वेतन देने वाला अधिकारी कहलाता था बख्शी। ये वेतन देता था बख्शी सैनिकों को। मुगल काल में प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे कहा जाता था दीवान। वित्तीय धन संबंधी मामलों का अधिकारी होता था दीवान। अबुल फजल के अनुसार मुगल काल में सूबों के प्रशासक क्या कहलाते थे? जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे, सूबेदार कहलाते थे। सूबे के जो प्रशासक है वो क्या कहलाते थे? सूबेदार थे। ये राजनीतिक कार्य भी करते थे और सैनिक कार्य भी करते थे। अबुल फजल के अनुसार मुगल कालीन साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था जिसे कहा जाता था सूबा कहा जाता। अकबर के प्रशासन, घराने, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा प्राप्त होता है आईने अकबरी में। अकबरनामा के दूसरे भाग में अबुल फजल ने मुगल दरबार की कौन सी जानकारी दी? अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया गया अकबरनामा में। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के पहले भाग में वर्णन मिलता है अकबर के पूर्वजों का बयान। अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा अकबरनामा को कितने भागों में लिखा गया है? 3 भागों में लिखा गया है। मुगल काल में प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। वहां पर किस प्रकार की कर व्यवस्था थी? जबत प्रणाली का संबंध किससे है? राजस्व दर से। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे जिन्होंने 10 साल तक कृषि की पैदावार, कीमतों में भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया? टोडरमल। 10 साल तक कृषि की पैदावार की कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया सावधानी पूर्वक, वो थे टोडरमल। मुगलों द्वारा किनके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था? ग्राम के मुखिया के लिए, शक्तिशाली सरदार के लिए, ग्रामीण कुलीनों के लिए। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई? औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। मुगल काल में अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किसको प्राप्त था? मनसबदारों को। मुगल काल में मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे कहा जाता था जागीर कहा जाता था। मुगल काल में मनसबदारों को कौन सा दायित्व सौंपा जाता था? सैन्य उत्तरदायित्व। मुगल काल औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी थी जिनको 5000 जाति की पदवी थी? 79। अकबर के दरबार में कितने मनसबदार ऐसे थे जिनको 5000 जात की पदवी थी? ये थे 29। मुगल काल में मनसबदारों के पद और वेतन का निर्धारण किसकी संख्या पर निर्भर था? जात की संख्या पर। मुगल काल में मनसबदार के लिए श्रेणी व्यवस्था से निर्धारित किया जाता था पद। मुगल काल में मनसबदार से श्रेणी व्यवस्था से निर्धारित किया जाता था पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार। औरंगजेब ने किस शासक का मुगल सत्ता स्वीकार करने आए हुए का अपमान किया था? शिवाजी का। निम्नलिखित में से किस रियासत के राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार
करते रहे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूत। किस मुगल बादशाह की मां मारवाड़ जोधपुर की राठौड़ राजकुमारी थी? शाहजहां की मां। किस मुगल बादशाह की मां आमेर जयपुर के कछवाहा वंश की राजकुमारी थी? जहांगीर। जहांगीर की मां। मुगल दरबार में उत्तराधिकार की कौन सी परंपरा प्रचलित थी? सहदा याद। सहदा याद। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा दक्षिण में मराठों के विरुद्ध अभियान कब किया गया था? 1698 ईस्वी में। औरंगजेब ने कब दक्षिण में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? औरंगजेब ने दक्षिण में जो गोलकुंडा था उसको कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था? 1687 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेना भेजकर कब बीजापुर पर विजय प्राप्त कर ली थी? 1685 ईस्वी में। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर राजकुमार अकबर कहां भाग गया था? ईरान में। किस मुगल राजकुमार ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? अकबर ने। औरंगजेब ने मराठा सरदार शिवाजी को किस मुगल किले में रखा था? आगरा के किले में। औरंगजेब ने किस मराठा सरदार के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ किए? शिवाजी के विरुद्ध। मारवाड़ के किस राजपूत वंश ने मुगलों के शासन में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? राठौड़ राजवंश ने। 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में अहोमों को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? औरंगजेब। मुगल बादशाह शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए कौन से किले में कैद कर रखा गया था? आगरा के किले में कैद कर दिया गया था मुगल बादशाह शाहजहां। 1857-58 में हुए शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध में कौन विजय रहा? औरंगजेब। बादशाह शाहजहां के द्वारा कब अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिलाया गया? 1632 में। मुगल बादशाह शाहजहां ने उत्तर पश्चिम में किस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान किया जो असफल रहा? बल्ख। मुगल बादशाह शाहजहां ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाकर बुंदेलों को पराजित कर किस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? ओरछा क्षेत्र पर। मुगल बादशाह शाहजहां के समय किस अफगान के द्वारा विद्रोह किया गया जो पराजित हुआ? खान जहान लोधी। मुगल बादशाह शाहजहां का शासनकाल रहा 1627 से 58 ईस्वी तक। जहांगीर के शासनकाल में किस राजकुमार ने विद्रोह कर दिया था? खुर्रम ने। जहांगीर की रानी जिसने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे का नाम क्या था? नूरजहां। किस मुगल बादशाह के समय मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली थी? जहांगीर। सलीम जहांगीर के नाम से कब दिल्ली का शासक बना? 1605 ईस्वी में। अकबर का पुत्र सलीम किस नाम से मुगल सम्राट बना? मुगल बादशाह जहांगीर। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके विद्रोह के कारण अकबर की सत्ता लड़खड़ा गई थी? सलीम के विद्रोह करने पर। अकबर ने दक्कन अभियान की शुरुआत कर किस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था? बर्रार, खानदेश और अहमदनगर को। अकबर ने किसकी मृत्यु के बाद काबुल को अपने राज्य में मिला लिया था? मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद अकबर ने काबुल को अपने राज्य में मिला लिया था। अकबर ने सफाविदों को हराकर किस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? कंधार क्षेत्र पर। अकबर के खिलाफ उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने कब विद्रोह किया था? 1579 से 80। अकबर के खिलाफ उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने कब विद्रोह किया था? 1579-80 में। अकबर ने 1570 और 1585 के मध्य कौन से क्षेत्रों पर सैनिक अभियान किए थे? 1570 और 1585 के मध्य गुजरात, पूर्व बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अकबर ने 1569 में राजपुताना के किस क्षेत्र पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था? रणथंभौर पर। अकबर ने सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब आक्रमण कर कब्जा कर लिया था? 1568 ईस्वी में। अकबर ने अपने किस सौतेले भाई को पराजित किया था? मिर्जा हकीम को। मुगल बादशाह अकबर कब अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था? 1556 से 1570 के मध्य। मुगल बादशाह अकबर कितनी आयु में मुगल सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में। मुगल बादशाह हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब कब्जा कर लिया था? 1555 ईस्वी में।
शेर खान से हारने के बाद हुमायूं ईरान के किस शासक के पास सहायता हेतु चला गया था? सफाविद शाह के पास। शेर खान ने 1540 में कनौज के युद्ध में किस मुगल बादशाह को पराजित किया? हुमायूं को। शेर खान ने हुमायूं को 1539 में किस युद्ध में पराजित किया? चौसा के युद्ध में। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कनौज का युद्ध। किस मुगल बादशाह ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा अपने भाइयों में किया था? हुमायूं। बाबर ने चंदेरी के राजपूतों को कब पराजित किया? 1528 में। चंदेरी के युद्ध में 1528 में चंदेरी के राजपूतों को पराजित किया। बाबर ने खानवा के युद्ध में राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को कब हराया? 1527 में। खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? बाबर तथा राणा सांगा के मध्य। बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी व उसके अफगान समर्थकों को कब हराया? 1526 में। बाबर ने भारत में कब तक शासन किया था? 1526 से 1530 तक। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में कौन सी शताब्दी में स्थापित की गई? 14वीं शताब्दी में। बाबर ने किस युद्ध में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में। मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर किस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? दिल्ली और आगरा पर। बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। मुगल बादशाह बाबर ने कब काबुल पर कब्जा कर लिया था? 1504 में। बाबर को मंगोलों की किस दूसरी शाखा के कारण अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी? उज्बेकों। मंगोलों की जो शाखा थी उज्बेक, उनकी वजह से बाबर को अपनी जो पैतृक गद्दी थी वह छोड़नी पड़ी। मुगल बादशाह बाबर जब फरगना का शासक बना तब उनकी आयु थी 12 वर्ष। ये सभी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत कक्षा 7 से पढ़ रहे हैं। मुगल बादशाह बाबर कब फरगना का शासक बना? 1494 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह बाबर के पिता थे? उमर शेख मिर्जा। तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया था? 1398 में। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तुर्की के शासक तैमूर लंग की मृत्यु कब हुई? 1404 ईस्वी में। मुगल पिता की ओर से किस ईरान व इराक तुर्की के शासक के वंशज थे? तैमूर लंग। मुगल वंश के शासक माता की ओर से किस मंगोल शासक के वंशज थे? माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। पिता की ओर से तो तैमूर लंग के और माता की ओर से चंगेज खां के। दिल्ली का कौन सा वंश मंगोल तथा तुर्की वंश के वंशज थे? मुगल वंश। भारत में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? लाल किले से। मुगल बादशाह ने दिल्ली और आगरा पर कब शासन शुरू किया? 16वीं शताब्दी में। चैप्टर नंबर 5 शासक और इमारतें। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने कहां पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 1831 से 1851 तक इनका कार्यकाल था, राजा सेन प्रथम को पराजित किया? श्रीलंका में। श्रीलंका पर आक्रमण करके। हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर कहां पर स्थित है? अमृतसर में। दहली एक कुहाना मस्जिद के एकदम निकट विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया, जिसे हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है? सुल्तान इल्तुतमिश ने। दहली ए कुहाना मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने। फारसी भाषा के शब्द आबाद और आबादी किस से बनी है, जिसका अर्थ है पानी, आब से? किस स्थान पर मस्जिद में लगे अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी को अल्लाह ने, क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी? दिल्ली मस्जिद के लेख में। दिल्ली मस्जिद के लेख में लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी में मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। किस मुगल बादशाह के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया? शाहजहां के। फारसी इतिहासकारों सुल्तान शब्द का वर्णन किस रूप में करते थे?
अल्लाह की परछाई के रूप में। फारसी इतिहासकार है, वो सुल्तान शब्द का वर्णन है वो अल्लाह की परछाई के रूप में करते थे। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज प्रथम ने। आगरा किले में जल द्वार निर्माण की चित्रकारी किस पुस्तक से ली गई है? अकबरनामा से। आगरा किले में जल द्वार के निर्माण पर जो चित्रकारी की गई है वह अकबरनामा से ली गई है। मेहराब का विशुद्ध रूप 14वीं शताब्दी में कहां देखने को मिलता है? अल्लाही दरवाजा में। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में निर्मित कौन से मंदिर राजकीय मंदिर समूह में शामिल थे? 11वीं शताब्दी में निर्मित खजुराहो के मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर किस राजा ने 999 ईस्वी में बनाया था? राजा धंगदेव ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया? चंदेल वंश के राजा द्वारा। दिल्ली में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी में। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावत जी ने। रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावत जी ने बूंदी में करवाया। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया? 1699 में। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य दो और ऊर्ध्वाधर कांगों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाई जाने वाली वास्तुकला की शैली को क्या कहा जाता था? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में दो ऊर्ध्वाधर कांगों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाई जाने वाली वास्तुकला की शैली को क्या कहा जाता था? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में। आगरा किले के निर्माण में अकबर ने कितने मजदूर लगाए थे? 8000 मजदूर लगाए थे। कुतुब मीनार में छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। कुतुब मीनार के निर्माण में किन दिल्ली सुल्तानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक आदि का। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार की पहली मंजिल को छोड़कर बाकी मंजिलों का निर्माण कब करवाया गया? 1229 ईस्वी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब करवाया था? 1199 ईस्वी में। मथुरा के वृंदावन में कौन सा मंदिर मुगल महलों से समानता रखता है? गोविंद देव जी का मंदिर। 12वीं शताब्दी में वास्तुकला की गौथिक शैली कहां पर चली थी? फ्रांस में। जोधाबाई का महल कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर कहां की वास्तुकला शैलियों का प्रभाव था? गुजरात तथा मालवा। यानी फतेहपुर सीकरी में जो अकबर की राजधानी थी वहां पर जो इमारतें बनी है उस पर किस वास्तुकला शैलियों का प्रभाव था? गुजरात व मालवा की। कहां पर बने मंदिरों की वास्तुकला शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में मिलती जुलती थी? मथुरा के वृंदावन मंदिर से। विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर कहां की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा? बीजापुर व गोलकुंडा। बीजापुर व गोलकुंडा की जो वास्तुकला थी उसका प्रभाव किस पर पड़ा? विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर। आगरा में स्थित ताजमहल किस नदी के बाएं ओर स्थित है? यमुना नदी के बाएं ओर। आगरा के ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? 1643 ईस्वी में। मुगल काल में 4 बाग योजना के अंतर्गत जो अन्य तरह के बाग थे जिन्हें इतिहासकारों ने क्या कहा? नदी तट बाग। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में राजधानी कौन सी थी? मुगल काल शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में राजधानी कौन सी थी? आगरा। मुगल बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें किस पौराणिक यूनानी देवता को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था? ऑर्फियस को। शाहजहां की सभा भवन में सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्राय कहा जाता था किबला। मुगल काल के समय नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा क्या कहलाती थी? किबला कहलाती थी। चिहिल सुतुन एक महत्वपूर्ण सभा भवन था जो कितने खंभों पर स्थित था? 40 खंभों पर। किस मुगल बादशाह के द्वारा आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत
सभा हेतु दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण करवाया गया। शाहजहां ने दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण आगरा और दिल्ली में करवाया। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा जिसका निर्माण कब पूरा किया गया? 1648 में। किस मुगल बादशाह के मकबरे का निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ? बादशाह हुमायूं। किस मुगल बादशाह के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद और उनका मेहराबदार प्रवेश द्वारा मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे? हुमायूं। चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्रारंभ हुई? अकबर के। चार बाग पत्ती का आविष्कारक कौन सा मुगल बादशाह था? बाबर। किस मुगल बादशाह के काल में साहित्य, कला और वास्तुकला के विशेष रूप में प्रसिद्धि हुई? शाहजहां के। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया? बाबर ने। शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग कश्मीर में है। हुमायूं का मकबरा जो चार बाग पत्ती से निर्मित है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। गजनी के किस सुल्तान ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनीवी ने। गजनी का कौन सा सुल्तान चोल राजा राजेंद्र प्रथम का समकालीन था? महमूद गजनवी। 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में कौन सा मंदिर बनवाया जिससे पराजित शासकों से राजेंद्र प्रथम ने जिन शासकों को पराजित किया उनसे जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया, वह था शिव मंदिर। श्रीलंका के शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापतियों को पांड्यों की कौन सी राजधानी पर आक्रमण करने का आदेश दिया? मदुरई। पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका से सारी बहुमूल्य वस्तुएं रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठों में रखे जाने वाली सोने की प्रतिमाओं को जब्त कर अपने साथ ले गया का वर्णन किस बौद्ध भिक्षु ने किया? धम्मकीति ने। यानी पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका से ये वस्तुएं प्राप्त की और वह अपने इनको साथ ले गया। ये वर्णन किस बौद्ध भिक्षु ने किया है? धम्मकीति ने। चैप्टर नंबर 6 देखिए, नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। 8वीं शताब्दी और प्रवर्ती काल के प्रमुख व्यापार संघ कौन से थे जो विदेशों में भी व्यापार करते थे? तो ये व्यापार संघ थे मणिग्रामम और नानादेशी। मणिग्रामम और नानादेशी प्रमुख व्यापार संघ के किन क्षेत्रों में व्यापार करते थे? प्रायद्वीपीय, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में व्यापार करते थे। गुजराती व्यापारियों में कौन से प्रमुख व्यापारियों का समुदाय शामिल था? गुजराती व्यापारियों में कौन से प्रमुख व्यापारियों का समुदाय शामिल था? गुजराती व्यापारी थे हिंदू मणिया, मुस्लिम बोहरा। कौन सा व्यापारिक समुदाय भारत देश के प्रधान व्यापारियों का समूह बन गया था? चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल। भारतीय व्यापारियों के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से कौन सी वस्तुओं का आयात किया जाता था? भारतीय व्यापारियों द्वारा मसाले, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी और टिन। मध्यकाल में भारतीय व्यापारियों के द्वारा अफ्रीका से किस वस्तु का आयात किया जाता था? अफ्रीका से आयात किया जाता था मध्यकाल में सोना और हाथी दांत का। भारत के कौन से तटीय नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई आकर बस गए थे? पश्चिमी तट। भारत के पश्चिमी तट में। भारतीय मसाले और कपड़े लाल सागर के बंदरगाहों से कौन से व्यापारी खरीदते थे? इतालवी व्यापारी। लाल सागर के बंदरगाहों से खरीदे हुए भारतीय मसाले और कपड़ों को इतालवी व्यापारी कहाँ के बाजारों में पहुंचाते थे? यूरोपियन बाजारों में। लाल सागर के बंदरगाहों से इतालवी व्यापारी भारतीय मसाले और कपड़े खरीद करके कहाँ बेचते थे? यूरोपियन बाजारों में। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाले कौन से मसाले यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे? काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ। काबुल और कंधार किस सुप्रसिद्ध मार्ग से जुड़े हुए थे जहां घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से किया जाता था? रेशम मार्ग।
17वीं शताब्दी में किस हीरो व्यापारी ने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 का होता था? कौन था 17वीं शताब्दी में ये अनुमान लगाने वाला? जो बैप्टिस्टे ट्रेवरनियर। जो बैप्टिस्टे ट्रेवरनियर यात्री था ये। काबुल से किन वस्तुओं का व्यापार ऊंटों पर लाद कर किया जाता था? मेवे, खजूर, रेशमी कपड़े, ताजे फल। कहाँ के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध हो गए कि इस शिल्प का नाम बींदरी पड़ गया, बिद्दर के। किस समुदाय में सुनार, केसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे? पंचाल और विश्वकर्मा। सालरिया और केकोलार किस प्रकार के समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे? बुनकर। गुजरात का कौन सा नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ था? अहमदाबाद। भारत में चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। चोल राजा राजराज चोल के द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मलन राजराज पेरुथचन। कुंजर मलन राजराज पेरुथचन ये राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार था। सालिय बुनकर कहाँ के निवासी थे जो मंदिरों के उत्सव के लिए झंडे, झंडियां बनाने का कपड़ा तथा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र तैयार करते थे? ये तंजावुर और उरेयूर के थे। कांसा एक मिश्र धातु है जो बनी होती है तांबा और टिन का। किस राजवंश के शासनकाल में कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम से बनाई जाती थी? चोल कालीन। बिल स्वामिन मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बिल स्वामिन मंदिर मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दक्षिण भारत में कांचीपुरम के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में। भारत के दक्षिण हिस्से में तिरुपति मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरै और आंध्र प्रदेश में। प्रमुख तीर्थ स्थल वृंदावन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुवन्नमलाई किस राज्य में स्थित है? तिरुवन्नमलाई किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 12वीं शताब्दी में राजस्थान के चौहान राजाओं की राजधानी कौन सी थी? अजमेर। चौहानों की कौन सी राजधानी मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया? अजमेर। 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध सूफी संत जो अजमेर में आकर बसे कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर के पास कौन सा तीर्थ स्थल है जहां प्राचीन काल से तीर्थ यात्री आते रहे? पुष्कर सरोवर। राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख में किन वस्तुओं पर कर लगाए जाने का उल्लेख मिलता है? 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिलता है जिसमें किन वस्तुओं पर कर लगाए जाने की हमें जानकारी मिलती है? शक्कर, गुड़, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तेल आदि। मध्यकाल में व्यापारी व्यापार करने तथा अपने हितों की रक्षा करने हेतु क्या करते थे? एक साथ माल खरीदते थे, व्यापार संघ बनाते थे, काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। गुजरात का कौन सा शहर आज भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है? सूरत। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर। मछलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था? हॉलैंड वासियों ने। मछलीपट्टनम पर किन दो देशों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण करने का प्रयत्न किया? हॉलैंड व इंग्लैंड। 17वीं शताब्दी में आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर कौन सा था? मछलीपट्टनम। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को कहा जाता था गुमास्ते। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के जो प्रभारी अधिकारी थे उनको गुमास्ते कहा जाता था। कहाँ के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों व अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया? गोलकुंडा के। अंग्रेजी इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते जो प्रभारी अधिकारी था गुमास्ते जिसने 1620 में मछलीपट्टनम का वर्णन किया, क्या नाम था? विलियम मैथवर्ड। गुमास्ते का क्या नाम था? विलियम मैथवर्ड। किस मुगल बादशाह ने 1686 से 87 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? बादशाह औरंगजेब ने। गोलकुंडा में मुगलों का प्रतिनिधित्व सूबेदार कौन था जिसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में बढ़ाना शुरू कर दिया? मीर जुमला।
आप सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 17वीं शताब्दी में किन भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों का मुकाबला किया? तो ये भारतीय व्यापारी थे जिन्होंने अंग्रेजों का, हॉलैंड वासियों का, फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनका मुकाबला किया। मुल्ला अब्दुल गफूर, वीरजी बोरा। 18वीं शताब्दी में कौन से महानगरों का उदय हुआ? मुंबई, कोलकाता, मद्रास। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहाँ सीमित कर दिया गया? ब्लैक टाउन्स में। अंग्रेजी शासकों के लिए निवास हेतु शानदार कोठियों का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता में फोर्ट सेंट विलियम। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर की यात्रा करते हुए हिंद महासागर को पार करके कब भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, जहां जमोरिन ने इनका स्वागत किया था? 1498 ईस्वी में। वह कौन सा इटली वासी था जो भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा था? क्रिस्टोफर कोलंबस। इस मंदिर का महानवमी पर्वत वर्तमान दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है। देवदासिया विरूपाक्ष शिव मंदिर, देवदासिया विरूपाक्ष शिव मंदिर का महानवमी पर्व वर्तमान में दक्षिण में नवरात्रि पर्व है वो कहलाता है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर कौन सा नगर रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी कब बना? 1704 में। हम्पी नगर किस नदियों की घाटी पर स्थित था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा 1336 में की गई। 16वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने हम्पी नगर की यात्रा की थी? डेमिगो पेज, डेमिगो पेज ने या डोमिगो पेज के द्वारा हम्पी नगर की यात्रा की गई। कहां पर स्थित विठल मंदिर का जो रथ है वह पत्थर का बना हुआ है? हम्पी का। विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहरों के निर्माण में रुचि लेते हुए मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध का निर्माण करवाया जिसका नाम था अनंतराज सागर जलाशय। अनंत राज सागर जलाशय। विजयनगर के किस शासक ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण करवाया? कृष्ण देवराय ने। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कृष्ण देवराय। देवदास या विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है? जहां अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षाओं में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। यह है विजयनगर हम्पी में देवदास या विरूपाक्ष का शिव मंदिर। दक्कनी सुल्तानों द्वारा विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश कब हुआ? 1565 में। दक्कनी सुल्तानों द्वारा विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो जाता है कब? 1565 में। 1565 में कौन से सुल्तानों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया गया? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर। इन्होंने मिलकर के, इन पांचों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। कब? 1565 में, और उसका विनाश हो गया। मुगल काल में गुजरात का कौन सा क्षेत्र वाणिज्य केंद्र बन गया था? सूरत। गुजरात के किस शहर को मक्का का प्रस्ताव द्वार भी कहा जाता है? सूरत को। कौन सी शताब्दी में सूरत में पुर्तगालियों, डच्चों, अंग्रेजों के कारखाने, माल गोदाम थे? 17वीं शताब्दी में। किस इतिहासकार ने 1689 में सूरत बंदरगाह के बारे में लिखा है कि एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 1000 से ज्यादा जहाज लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं? किस इतिहासकार ने लिखा है ये सूरत बंदरगाह के बारे में? इतिहासकार ओविंगटन ने। सूरत फिर जारी की गई हुंडियों को विदेशों में कहां के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी? यानी सूरत से जारी की गई जो हुंडियां जारी की गई थी उनको विदेशों में किन बाजारों में मान्यता प्राप्त थी? देखो, मिस्र में काहिरा में, इराक में बसरा में, बेल्जियम में एंटवर्प में। तो यहाँ पर सूरत की जो हुंडियां आप कह सकते हो एक चेक की तरह, जैसे आजकल जो बैंक में हम चेक देते हैं इस प्रकार हुंडी का प्रयोग किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में कहां पर अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था? मुंबई में। नेक्स्ट चैप्टर है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे समुदाय। गोंडवाना क्षेत्र में राज्य
किस में विभाजित थे? गढ़ों में विभाजित थे। अकबर के शासनकाल के इतिहासकार अकबरनामा में गढ़कटंगा गौड़ राज्य में कितने गांवों का उल्लेख मिलता है? 70,000 गांवों का उल्लेख मिलता है। वह कौन सी जनजाति थी जो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहकर स्थानांतरित कृषि करती थी? गौड़ जाति। 11वीं तथा 12वीं सदी तक आते आते कौन से राजपूत गोत्रों के क्षत्रियों में काफी इजाफा हुआ? हूण, चंदेल, चालुक्य। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में उवईकोडुन उदययार 12वीं शताब्दी के अभिलेख में किस समाज की सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है? ब्राह्मणों की सभा का। किस वजह से जाति समाज के संगठन का आधार बन गया? वर्ण की वजह से। अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी या पीटर मंडी भारत में कौन सी शताब्दी में आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। कौन सी जनजाति के लोग इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे? बंजारा जनजाति के लोग। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तथा अनाज की ढुलाई के लिए करते थे? अलाउद्दीन खिलजी। बंजारा व्यापारियों का कारवां क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। बंजारा व्यापारियों का जो समूह था वह टांडा कहलाता था। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानादेश जनजाति कौन सी थी? ये बंजारा थी। भारत के किस राज्य में गौड़ जनजाति का निवास नहीं था? गुजरात में नहीं था। भारत के किन राज्यों में गौड़ लोगों की बड़ी तादाद में निवास था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी और मध्य भारत में फैली एक बड़ी जनजाति कौन सी थी? भील। पश्चिमी और मध्य भारत में। दक्षिणी उपमहाद्वीप में कौन सी जनजातियों का निवास था? कोरागा, वेयर, मारवाड़। कोली बिराद जनजाति गुजरात के कई इलाकों में रहने के साथ साथ प्रमुख रूप से किन राज्यों में भी रहती थी? कर्नाटक और महाराष्ट्र। यानी गुजरात के साथ साथ ये जातियां हैं कोली बिराद, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी रहती थी। उड़ीसा और बंगाल में रहने वाले प्रमुख जनजाति कौन सी थी? मुंडा, संताल। किस मुगल बादशाह की सेनाओं ने चेर लोगों के कई इलाकों पर कब्जा किया? औरंगजेब। बादशाह अकबर के किस सेनापति ने 1291 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया था? राजा मान सिंह ने। 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय किस क्षेत्र में हुआ? बिहार और झारखंड में। नागा और अहोम जनजातियों का निवास उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में था? नागा और अहोम उत्तर पूर्व में। गड्डी गडेरियों की जनजाति का निवास स्थान था पश्चिमी हिमालय। भारत के उत्तर पश्चिम में एक विशाल और एक शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति। मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले मुल्तान और सिंध पर किस जनजाति का अधिकार था? मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले मुल्तान पर और सिंध पर किस जनजाति का अधिकार था? लंगा है और अरघन, अरघुन। लंगा है और अरघुन जनजातियों का अधिकार था। पंजाब में गक्खर जनजाति के मुखिया कमाल खान गक्खर। पंजाब में गक्खर जनजाति का मुखिया कमाल खान गक्खर को किस मुगल बादशाह ने अपना मनसबदार बनाया था? अकबर ने। पंजाब में कौन सी जनजाति 13वीं 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी? खोखर जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कारवां, टांडा। कारवां को टांडा कहा जाता था, श्रमिक को पाइक कहा जाता था। दोनों सही सुमेलित है। किसने 1206 में मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था? चंगेज खान ने। किस व्यक्ति के द्वारा ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया? गुरंजी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहोम राज्य में किसके शासनकाल में 1714 से 44 में हिंदू धर्म व प्रधान धर्म बन गया था? शिव सिंह के शासनकाल में। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें कहा जाता था खेल। अहोम समाज के जो कुल थे उनमें उनको खेल कहा जाता था। अहोम लोग किसकी खेती के लिए नए तरीकों को अमल में लाए थे? चावल की खेती के लिए। पूर्वी भारत की प्रमुख जनजातियां कौन सी थी? नागा, चुटिया, गारो, खासी और जैंतिया। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे कहलाते थे पाइक। अहोम राज्य किस पर निर्भर था? बेगार पर निर्भर था।
अहोम राज्य के प्रमुख लोगों ने किसके नेतृत्व में 1662 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें अहोम लोगों की पराजय हुई? मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम जनजाति कब उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गई थी? 1660 में। 1530 के दशक में सबसे पहले किस जनजाति ने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया? अहोम जनजाति ने। 16वीं सदी में किस जनजाति में चूटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था? अहोम। अहोम लोग कहां से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे? म्यांमार से आकर के। मुगलों ने गढ़कटंगा एक भाग अपने कब्जे में कर शेष भाग किसको सौंप दिया था? गढ़कटंगा का एक भाग मुगलों ने अपने कब्जे में कर लिया, शेष भाग किसको बेच दिया था? वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को। गढ़कटंगा पर अपने बेटे के नाम से शासन संभालने वाली रानी दुर्गावती मुगलों के साथ लड़ते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुई? 1665 को। मुगलों के द्वारा किए गए गढ़कटंगा पर 1565 के आक्रमण में किस रानी ने मुगल सेना का जमकर सामना किया? रानी दुर्गावती ने। अकबर के शासनकाल में 1565 में किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर आक्रमण किया? आसिफ खान के नेतृत्व में। दलपत की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने किस पुत्र के नाम से शासन की कमान संभाली? वीर नारायण के। महोबा के चंदेल राजपूत राजा सातवाहन की किस पुत्री से गढ़कटंगा के राजकुमार दलपत ने विवाह किया? दुर्गावती। गढ़कटंगा के राजा अमनदास के पुत्र दलपत ने, गढ़कटंगा का राजा था अमनदास, उसका पुत्र दलपत ने महोबा के किस चंदेल राजपूत राजा की पुत्री से विवाह किया? सातवाहन। गढ़कटंगा के किस गोंड राजा ने संग्राम सहायक की उपाधि धारण की थी? राजा अमनदास। गढ़कटंगा राज्य में 84 गांवों के समूह को 12-12 गांवों में उप विभाजन किया जाता था, जिसे कहा जाता था बरहोतो। गढ़कटंगा राज्य को 84 गांवों की इकाई में विभाजित किया जाता था, जिसे कहा जाता था 84। गढ़कटंगा के गोंड राज्य में हर गढ़ किसके कुल के नियंत्रण में था? गोंड के। नेक्स्ट चैप्टर है ईश्वर से अनुराग यानी भक्ति आंदोलन। चोल और पांड्यन राजाओं ने कौन सी शताब्दी में अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए? 10वीं से 12वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के कौन से संत वैष्णव संत कवि भगवान विठल के उपासक थे? ये महाराष्ट्र के थे, देखो ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम। इनके बारे में याद रखना आपको, ये कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे, जो भगवान विठल के उपासक थे। भगवान विठल की आराधना ने निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है? वरकारी संप्रदाय। महाराष्ट्र के संतों द्वारा कौन सी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं? मराठी भाषा के गीत। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे प्रसिद्ध संत किस राज्य से संबंधित थे? महाराष्ट्र से। संत सखुबाई महिला संत किस राज्य से संबंधित थी? महाराष्ट्र से। महार जाति से संबंधित कौन से संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव के शिष्य थे? चोखा मेला। महाराष्ट्र में भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा में पंढरपुर में विठल किसके रूप में माना जाता है? विष्णु का एक रूप में। वैष्णव जन तने कहिए पीर पराई जाने रे, गुजरात के किस प्रसिद्ध संत ने यह कहा था? नरसिंह मेहता ने। महाराष्ट्र में मराठी भक्ति गीत अभंग किस संत द्वारा लिखा गया? तुकाराम द्वारा। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद मत को मानकर किसके प्रति पूर्ण समर्पण दृढ़ता से प्राचीर करते हैं? अल्लाह के। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में किसका नाम उल्लेखनीय है? गजाली, रूमी और सादी का नाम। कश्मीर में कौन सी शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पथ का उदय हुआ? 15वीं और 16वीं सदी में। सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है? शेख नूरुद्दीन वली। कौन सी शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे? 11वीं शताब्दी में। सूफी मत में कौन सा सिलसिला सर्वाधिक प्रभावशाली था? चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में किस क्षेत्र में अपने कार्यस्थल बनाया? अजमेर में। चिश्ती सिलसिला से संबंधित दिल्ली में कौन से प्रसिद्ध संत की दरगाह थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। बाबा फरीद का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंजाब से। प्रसिद्ध संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भारत के किस नगर में रहा करते थे?
दिल्ली में। इस्लाम धर्म से संबंधित सूफी संत अपनी विशेष बैठक का आयोजन कहाँ करते थे? खानकाहों में। खानकाहों में सूफी संत है वो अपनी विशेष बैठक का आयोजन करते थे। दिल्ली के किस संत के बारे में लोग समझते थे कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियां तथा तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे में। ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति प्रेम भाव उन विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है जिनका उद्भव होने लगा था 8वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत में कौन सी शताब्दी के बीच नयनारों और आलवारों जैसे नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ? 7वीं से 9वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत में नयनार संत किसकी उपासना करते थे? शिव की। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को कहा जाता था एलवार संत। पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग किस धार्मिक आंदोलन में शामिल थे? नयनार और एलवार। दक्षिण भारत के कौन से धार्मिक आंदोलन के संत बौद्धों और जैनियों के कटु आलोचक थे? नयनार और एलवार। नयनार और एलवार है वो बौद्धों और जैनियों के कटु आलोचक थे। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से संबंधित नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। दक्षिण भारत के नयनार संतों में कौन से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? ये प्रसिद्ध संत थे देखो नयनार, अप्पार, समंदर, सुंदरार, माणिक सागर। नयनार संतों के गीतों में कौन से संकलन प्रमुख है? तेवरम और तिरुवाचकम। नयनार संतों के ये संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम। दक्षिण भारत में एलवार संतों की कितनी संख्या थी? 12। दक्षिण भारत के एलवार संतों में प्रमुख संत कौन थे? पेरियालवार। कौन थे? पेरियालवार। एलवार संतों में प्रसिद्ध संत पेरियालवार की पुत्री जिनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। एलवार संत था पेरियालवार, इनकी पुत्री थी जिनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है का क्या नाम था? अंडाल एलवार, तोंड्र पिंडोपिडी, नमालवार। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में किसका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था? शंकराचार्य का। शंकराचार्य जी किस मत के समर्थक थे? अद्वैतवाद के। शंकराचार्य ने मोक्ष के लिए किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? ज्ञान मार्ग को। भक्ति संत रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन से संत विष्णु भक्त एलवार संतों में सर्वाधिक प्रभावित थे? रामानुज। रामानुज ने मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सा मार्ग अपनाने का उपदेश दिया? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति। रामानुज के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का। भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में विकसित करने वाले संत थे रामानुज। दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? बसवना अल्मा अक महादेवी। वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में किस राज्य में प्रारंभ हुआ? कर्नाटक राज्य में। बाबा गुरु नानक देव जी ने किस नदी के किनारे करतारपुर में केंद्र स्थापित किया? रावी नदी के किनारे। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें वर्तमान में गुरुद्वारा कहा जाता है? धर्मशाला। बाबा गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? 1539 में। गुरु नानक देव जी ने अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी चुना जो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? लैना को। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह गुरु अंगद देव जी के द्वारा किस लिपि में किया गया? गुरुमुखी लिपि में। गुरु अंगद देव जी ने कितने उत्तराधिकारियों को अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी? 3 अपने उत्तराधिकारियों को। नानक के नाम से लिखी गई गुरु अंगद देव जी के शिष्यों की रचनाओं को किसने 1604 में संग्रह किया? गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा कब शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी संग्रह की? 1604 में। गुरु तेग बहादुर के किस पुत्र के उत्तराधिकारी ने बृहद संग्रह को प्रमाणित किया? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को 1706 में किसके द्वारा प्रमाणित किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के पास कौन सा शहर विकसित किया गया? रामदासपुर शहर या अमृतसर। आधुनिक इतिहासकार किस धर्म के समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं? सिख धर्म। कौन सा मुगल बादशाह सिख समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था? मुगल सम्राट जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव जी को कब मृत्युदंड देने का आदेश दिया? 1606 में। कौन सी शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकीकरण शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 में।
मार्टिन लूथर किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। मार्टिन लूथर के द्वारा बाइबिल का कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया? जर्मन भाषा में। निम्नलिखित में से सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाने वाले कौन थे? महात्मा बुद्ध। निम्नलिखित में से सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित शब्दों का अर्थ सहित कौन सा युग्म सही है? नाम, सही उपासना, दान, दूसरों का भला करना, स्नान, आचार विचार की पवित्रता। धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया का किस धर्म में प्रारंभ किया? इस्लाम धर्म में। 13वीं सदी का महान सूफी शायर कौन था जो ईरान का रहने वाला था और फारसी में काव्य रचना करता था? जलालुद्दीन रूमी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की लहर कब आई थी? 13वीं शताब्दी में। चैतन्य भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। यह किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश से। कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश किस संत ने दिया? चैतन्य देव ने। निम्नलिखित में से किस संत ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया? कबीर और गुरु नानक देव जी ने। ईश्वर को राम के रूप में धारण करने वाले संत कौन थे? तुलसीदास जी। अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। संत सूरदास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लिखी गई रचना सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। असम के शंकरदेव कहाँ के थे? असम के। प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी उत्तरी भारतीय संत के समकालीन थे सूरदास। असम के किस संत द्वारा सर्वप्रथम नाम घर स्थापित करने की पत्ती चलाई गई? शंकरदेव के द्वारा। किस संत की प्रमुख रचना कीर्तन घोष है? शंकरदेव की। कविता पाठ और प्रार्थना गृह पद्धति में कौन सा संत शामिल है? दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। संत मीराबाई किस राजवंश में राजकुमारी थी? राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई का विवाह कौन सी शताब्दी में मेवाड़ के एक राज घराने में हुआ? 16वीं शताब्दी में। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? संत रविदास। मीराबाई किसकी भक्ति के प्रति समर्पित थी? भगवान कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इस्लाम धर्म के शब्दों से संबंधित सही है? जिक्र क्या था? नाम का जाप करना। समा क्या था? गाना। रसक नृत्य। ये इनके बारे में आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने संस्कृत भाषा में की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। किस राज्य से संबंधित है? बंगाल राज्य से। कबीर का जन्म 15वीं से 20वीं सदी में कहाँ हुआ था? बनारस में। संत कबीर का संबंध किस परिवार से था? जुलाहा परिवार से। कबीर के भजन हिंदी में लिखित में से किस में संग्रहित और सुरक्षित है? गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में। निम्नलिखित में से कौन से संत ने निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे? कबीर। बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 में। बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के किस शहर में हुआ, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है? पाकिस्तान के तलवंडी में। चैप्टर नंबर 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य कथकली किया जाता है? केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भरतनाट्यम नामक शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तमिलनाडु में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में कथक नृत्य को कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई? 6। 1850 से 1875 के दौरान कथक नृत्य भारत के किन राज्यों में एक विशिष्ट पहचान बन चुका था? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश में। अवध के किस नवाब के समय कथक नृत्य एक प्रमुख रूप में उभरा? वाजिद अली शाह के समय। निम्नलिखित में से कथक नृत्य किन दो राजघरानों में प्रसिद्ध हुआ? जयपुर तथा लखनऊ में। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है रासलीला। भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप कब धारण करने लगा? 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में। कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है? कथा। कथक नृत्य शैली का उद्गम भारत के किस क्षेत्र में हुआ? उत्तरी भारत में। स्त्रियां अपने मृतक पति के साथ चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा को कहा जाता था सती प्रथा। 8वीं शताब्दी में राजस्थान के अधिकांश भाग पर किन राजाओं का शासन था? राजपूत राजाओं का। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग वर्तमान राजस्थान को क्या कहते थे? राजपुताना। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा को जीतने का प्रयास किसने किया था? मुगल, मराठे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। राजा अनंग भीम तृतीय ने कब अपना राज्य पुरुषोत्तम
जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया 1230 में। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के किस प्रतापी राजा ने पूरी उड़ीसा में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया? राजा अनंत वर्मन ने। गंग वंश का राजा था अनंत वर्मन। उड़ीसा में 12वीं शताब्दी में किस वंश का शासन था? गंग वंश का। उड़ीसा के जगन्नाथ जो मूल के एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर किस रूप में लिया गया? विष्णु भगवान के रूप में। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय प्रसिद्ध है। यह जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथी संप्रदाय प्रसिद्ध है? उड़ीसा में। मणिप्रॉब्लम शैली का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, किस शैली में लिखा गया है? मणिप्रॉब्लम शैली। 9वीं शताब्दी के आसपास मोहद्यपुरम केरल में किस राजवंश का शासन था? चेर राजवंश का। उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किस क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण मिलते हैं? मलयालम के। 9वीं शताब्दी के आसपास मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती थी? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? अंतवर्मन का संबंध उड़ीसा से, मोहद्यपुरम वर्तमान केरल को कहते हैं। बृहद धर्म पुराण नामक धार्मिक ग्रंथ किस राज्य में संस्कृत भाषा में रचा गया? बंगाल में। पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में कौन सा मंदिर सजावटों के कारण अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के नमूनों की पहचान है? विष्णुपुर के मंदिर। निम्नलिखित में से पीर शब्द किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक? तो पीर शब्द जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, ये है पीर शब्द है, ये फारसी भाषा का है। गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी किस राज्य से संबंधित है? बंगाल से। बंगाल में संस्कृत भाषा में रचित किस महाकाव्य का शाब्दिक अर्थ है शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है? मंगल काव्य का। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 2 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से मुगलों की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? फारसी। अकबर ने बंगाल को जीतने के बाद उसे क्या बनाया था? सूबा बनाया था। बंगाल पर किस मुगल शासक ने 1586 में आक्रमण कर जीत लिया था? अकबर ने। कौन सी शताब्दी में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे? 14वीं से 16वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में बंगाल में किस राजवंश का क्षेत्रीय राज्य के रूप में उदय हुआ? पाल वंश का। बंगाल में 8वीं शताब्दी में पाल वंश का उदय हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपनी राजनीतिक नियंत्रण कब स्थापित किया? 4वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिससे संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ता गया? ईसा पूर्व 4वीं से 3री शताब्दी तक। बंगाली भाषा किस भाषा से निकली हुई मानी जाती है? संस्कृत भाषा से। निम्नलिखित में से कांगड़ा शैली की विशेषता है ठंडे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगड़ा शैली विकसित हुई? हिमाचल प्रदेश में। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब विजय प्राप्त की थी, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए? 1739 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश में चित्रकला की कौन सी पुस्तक चित्रित की गई जो अत्यधिक लोकप्रिय हुई? भानुदत्त की रसमंजरी। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में किस राज्य में लघु चित्रकला का विकास हुआ, जिसे बहसोली शैली कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में। बहसोली शैली का विकास कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। चैप्टर नंबर 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। निम्नलिखित में से उमरा और जागीरदार किस साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे? मुगल साम्राज्य के। निम्नलिखित में से उच्च अभिजात का पद कहलाता था उमरा। मुगलों का सैन्य कमांडर क्या कहलाता था? फौजदार। निम्नलिखित में से सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। फ्रांसीसी क्रांति 18वीं शताब्दी में कौन से दशक में हुई थी? 1789 से 1794 में।
अवध के नवाब सादत खान ऋण प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर रहता था? स्थानीय सेठों पर, साहूकारों पर, महाजनों पर। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतिकारियों ने धीरे धीरे प्रजाओं को किस में बदल डाला? नागरिकों में। लोहागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने। लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? जो सबसे मजबूत किलों में एक है, भरतपुर। सूरजमल जाट के राजनीतिक नियंत्रण में कौन से क्षेत्र शामिल थे? सूरजमल जाट के राजनीतिक नियंत्रण में आधुनिक पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र सूरजमल जाट के नियंत्रण में थे। किस जाट शासक के समय जाटों की शक्ति प्रकाष्ठा पर पहुंची? सूरजमल जाट। डी के राजमहल किस जाट रियासत में आमेर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए बनाए गए? भरतपुर में। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कहां शरण ली? भरतपुर में। निम्नलिखित में से सूरजमल के राज में कौन सा जाट राज्य शक्तिशाली रूप में उभरा? भरतपुर। जाट समर्थक कृषक थे, उनके प्रभुत्व क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख शहर व्यापारिक केंद्र बने? पानीपत और वल्लभगढ़। कौन से दशक में जाटों का प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्रों पर होना शुरू हो गया था? 1680 के दशक में। जाटों ने किस नेता के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? चूड़ामन जाट के नेतृत्व में। दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र में कब अधिकार किया? चूड़ामन जाट के समय। जाटों ने किस शताब्दी में अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया? 17वीं व 18वीं शताब्दी में। मराठों के शासनकाल में बुरहानपुर का व्यापारिक क्षेत्र कहां तक फैल गया था? मराठों के शासनकाल में बुरहानपुर का व्यापारिक क्षेत्र आगरा, सूरत, नागपुर, लखनऊ और इलाहाबाद तक फैल गया था। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की किस राजधानी में नया बाजार के रूप में स्थान मिला? पुणे। 1720 ईस्वी के दशक में मालवा में मराठा अभियान के समय उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर किसके संरक्षण में फलता फूलता रहा? होलकर के। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के साथ किसने लड़ी थी, जिसमें अन्य शासकों ने मराठों की सहायता नहीं की थी? अहमद शाह अब्दाली के साथ। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया परंतु भेंट की रकम ली जाने लगी? राजस्थान, पंजाब, बंगाल और उड़ीसा। 1737 के बाद मराठों ने किन क्षेत्रों तक अपनी सीमाओं को फैला लिया था? राजस्थान, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका। मराठों के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब किया गया, जिसमें मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी? 1737 में। बाजीराव बलाल के नाम से जाने जाते थे, किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के। निम्नलिखित में से कौन सा महान मराठा सेनापति मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात तथा पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए जाना जाता है? बाजीराव बलाल। मराठों द्वारा दक्कन में वसूला जाने वाला सरदेश मुखी कर भू राजस्व का कितने प्रतिशत लिया जाता था? 9 से 10% तक। कौन से दशक में दक्कन में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया? दक्कन क्षेत्र में 1730 में। किस दशक में मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीपीय के अधिपति के रूप में मान्यता मिली? 1730 में। मराठों ने कब मालपुर गुजरात मुगलों से छीन लिए थे? मालपुर और गुजरात मुगलों से छीन लिए थे 1720 में। निम्नलिखित में से किन शताब्दियों के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ तथा मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई? 1720 से 1761 के दौरान। मराठों द्वारा दक्कन क्षेत्र में जमींदारों से वसूले जाने वाला भू राजस्व का 25% कर क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। मराठा शासक शिवाजी के द्वारा कौन सी राजस्व करों के आधार पर मराठा राज्य की एक मजबूत नींव रखी गई? चौथ और सरदेश मुखी। मराठा शासक शिवाजी अपने विरोधियों के खिलाफ किस युद्ध कला का प्रयोग करते थे? गुरिल्ला युद्ध कला का। मराठा शासक शिवाजी किस क्षेत्र हेतु मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे? बीजापुर हेतु। किसे विजय ने शिवाजी मराठा को मालवा पठानों का एक विवादित मुखिया बना दिया? जावली विजय को। शिवाजी अपने माता और अभिभावक दादा के मार्गनिर्देशन में कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। इनके दादा का क्या नाम था? कौड़देव। इनके दादा का नाम कौड़देव था। मराठा शासक शिवाजी का जन्म सायजी व जीजाबाई के घर कब हुआ? 1630 ईस्वी में। कौन सी शताब्दी के अंत में दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के
उदय की शुरुआत हुई, जिसे मराठा राज्य कहा जाता था 17वीं शताब्दी में। चित्तपावन ब्राह्मणों ने शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में किस रूप में अपनी सेवाएं दी थी? पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में। ये कौन थे पेशवा या प्रधानमंत्री? चित्तपावन ब्राह्मण। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किस एक परिवार के हाथ में रही? चित्तपावन ब्राह्मण के। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक जो मराठों की सेना के मुख्य आधार बने कहलाते थे कुणबी। मराठा शासक शिवाजी का शासनकाल था। शिवाजी का शासनकाल 1627 से 1680 के बीच में। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी मराठा ने। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को कब अपनी राजधानी बनाया? 1799 में। सिखों के किस शासक ने सिख समूह में एकता कायम करके लाहौर को अपनी राजधानी बनाया? महाराजा रणजीत सिंह ने। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सिख इलाके कहां तक फैले हुए थे? सिंधु नदी से यमुना तक। खालसा ने कब अपना सिक्का गाड़कर सार्वभौम शासन की स्थापना की? 1765 में। किस अफगान शासक ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया? अहमद शाह अब्दाली ने। सिखों के किस गुरु ने प्रेरित करते हुए कहा राज करेगा खालसा? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों ने किस व्यवस्था की स्थापना की जिसके माध्यम से किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था? राखी व्यवस्था। दल खालसा की सामूहिक बैठक द्वारा किए गए निर्णय क्या कहलाते थे? गुरुमता। 18वीं शताब्दी में बने दल खालसा वैसाखी और दीपावली के पर्व कहाँ मिलते थे? अमृतसर में। सिखों के जत्थों व मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। कौन सी शताब्दी में पंजाब के योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया? 18वीं शताब्दी में। मुगल बादशाह द्वारा कब बंदा बहादुर को मरवा दिया गया? 1716 में। किस सिख नेता ने सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? बंदा बहादुर ने। किसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया? बंदा बहादुर ने। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 के बाद में किसके नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 में। 17वीं शताब्दी के अंत में किस सिख गुरु ने राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के किस गुरु द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गए थे? 17वीं शताब्दी के दौरान। राजस्थान में किस जिले में मेहरानगढ़ किला स्थित है? जोधपुर में। सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं का सही समूह है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित वेधशालाओं में किसका अध्ययन किया जाता था? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। निम्नलिखित में से कहां पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? आगरा में। 1732 में एक फारसी वृत्तांत के अनुसार सवाई राजा जय सिंह का प्रभाव कहां तक फैल गया था? दिल्ली से नर्मदा नदी तक। 1732 में दिल्ली से नर्मदा नदी तक सवाई जय सिंह का प्रभाव फैल गया था। आमेर के किस शासक ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? सवाई जय सिंह ने। सवाई राजा जय सिंह किस राज्य में 5 या 6 वर्ष के लिए सूबेदार बने? मालवा के। 1732 के फ्रांसीसी वृत्तांत के अनुसार सवाई राजा जय सिंह कितने वर्षों तक आगरा के सूबेदार रहे? 12 वर्ष तक। चित्तौड़गढ़ का भव्य किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में मराठों का प्रादुर्भाव किस दशक में प्रारंभ हो गया था जिसने रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया? 1740 में। जयपुर के सवाई राजा जय सिंह को कब आगरा की सूबेदारी प्राप्त हुई? 1722 में। किस शासक ने जयपुर को अपनी नई राजधानी स्थापित किया? राजा जय सिंह ने। मुगल बादशाह जहांदार शाह के समय 1713 में बूंदी पर किसने अधिकार कर लिया था? आमेर ने। 1783 में किस रियासत ने नागौर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? जोधपुर रियासत ने। इस मुगल बादशाह ने 1713 में राजपूत राजाओं के पदों का नवीनीकरण कर दिया था जहांदार शाह ने। आमेर के सवाई जय सिंह को मुगलों की तरफ से किस राज्य की सूबेदारी प्राप्त हुई? मालवा की। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय अजीत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे को किस राज्य की सूबेदारी प्राप्त हुई? गुजरात की।
निम्न में से जोधपुर का कौन सा शासक मुगल दरबार की राजनीति में अपने पैर फंसा बैठा था? महाराजा अजीत सिंह। निम्न में से किन राजपूत शासकों ने मुगल राज दरबार में सेवा दी? आमेर ने, जोधपुर, बीकानेर ने। इन राजपूत शासकों ने मुगल दरबार में सेवा दी। निम्नलिखित में से किस राज्य में इजारेदारी प्रथा नवाबों द्वारा शुरू की गई? हैदराबाद, अवध, बंगाल राज्य में इजारेदारी प्रथा है वो शुरू की गई। किसके शासनकाल में बंगाल राज्य और साहूकारों के बीच घनिष्ठ संबंध देखने को मिले? अलीवर्दी खान के शासनकाल में। किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व। अवध के कौन से नवाब ने अवध की सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली थी? वह अवध का नवाब था निजाम बुरहान उल मुल्क सादत खान। निजाम बुरहान उल मुल्क सादत खान। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो किस नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था? गंगा का उपजाऊ मैदान में। मुगल बादशाह द्वारा कब बुरहान उल मुल्क सादत खान को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था? 1722 में। हैदराबाद के निजाम के पास कितने हाथियों की सवारी थी? 400 हाथियों की। निम्नलिखित में से किस राज्य का नवाब कोरोमंडल तट पर स्थित है? वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था हैदराबाद। मुगल बादशाह फरुखसियर ने हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह को किस प्रांत की सूबेदारी सौंपी? अवध की। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क आसफ जाह किस मुगल बादशाह के दरबार में अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था? फरुखसियर के दरबार। हैदराबाद का जो निजाम था निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ये फरुखसियर के दरबार में अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने कब हैदराबाद राज्य की स्थापना की? 1724 में। अवध का संस्थापक सादत खान को कितने हजार का जात दर्जा प्राप्त था? 6000 का। आसफ जाह तथा मुर्शीद कुली खां को मुगल दरबार में कितने हजार का जात प्राप्त था? 7-7 हजार का। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खां को मुगल दरबार में 7-7 हजार का जात प्राप्त था। प्राचीन मुगल प्रांतों में हैदराबाद का संस्थापक कौन था? आसफ जाह। निम्नलिखित में से किस का संस्थापक मुर्शीद कुली खान था? बंगाल का संस्थापक। प्राचीन मुगल प्रांतों में अवध का संस्थापक कौन था? सादत खान। 18वीं शताब्दी में जिन पुराने मुगल प्रांतों में उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें प्रमुख कौन से राज्य थे? अवध का उद्भव हुआ, बंगाल का, हैदराबाद का। इनके संस्थापक आपको याद रखने हैं। 18वीं शताब्दी के किन मुगल बादशाहों को अभिजातों ने अंधा कर दिया था? शाह आलम द्वितीय तथा अहमद शाह को। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था 1754 से 1759 के मध्य। मुगल बादशाह फरुखसियर की मृत्यु कब हुई? 1719 में। नादिर शाह ने दिल्ली के किस शहर पर आक्रमण कर मलबे में बदल दिया था? शाहजहानाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमणकारी अपने साथ दिल्ली से तख्त ए ताउस यानी म्यूर सिंहासन अपने साथ ले गया था? नादिर शाह। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच कितनी बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने दिल्ली पर बार बार आक्रमण किए? अहमद शाह अब्दाली ने। ईरान के किस शासक ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और संपूर्ण नगर को लूट कर बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया था? तो यह था नादिर शाह। किस मुगल बादशाह ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक खर्च कर दिया था? औरंगजेब ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने भारत के कौन से क्षेत्रों के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था? पूर्वी भारत के। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान कौन से समूह में बांटे गए थे? राजपूत, मराठों, सिखों और जाटों के राज्य। तो हमने 660 वन लाइनर है जो पढ़े। ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको बार बार आप वीडियो को देखिए, बार बार इनको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।